ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कार्डियक साइकिल के बारे में। और अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डियक साइकिल, कि हमारा कार्डियक साइकिल या फिर हमारा हार्ट रेट जो है वो कैसे कंट्रोल होता है, कैसे हार्ट रेट बढ़ता है, या किन सर्कमस्टेंसेस में हमारा हार्ट रेट कम होता है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको दोबारा से उस बेसिक पॉइंट पे लेके चलता हूँ जहाँ से हमने ये बोला था कि हमारे पास में मसल्स तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ मसल, एक होती है स्केलेटल मसल, और तीसरी जो है वो कार्डियक मसल है। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि मसल चाहे कोई भी हो, स्मूथ हो, स्केलेटल हो या कार्डियक हो, तीनों को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये अलग बात है कि स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स के लिए जो इम्पल्स आता है वो आपके ब्रेन से आता है। इसका मतलब ये है कि स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स अपने कॉन्ट्रैक्शन के लिए डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, 100% डिपेंडेंट होती है आपके ब्रेन के ऊपर में। जबकि आपको ये पता है कि कार्डियक मसल्स जो है ये अपना इम्पल्स खुद जनरेट कर लेती है, और वो एस ए नोड करके देता है। ठीक। पर पर इसका एक और मतलब भी मैं आपको समझा दूं। मैं फिर से बोल देता हूं कि देखिए, हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन हमारे हार्ट को स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकता, बट हमारा ब्रेन हमारे हार्ट की स्पीड को, उसके रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम या ज़्यादा कर सकता है। और इसके लिए वो यूज़ करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, याद रखिए, जब भी हमारी बॉडी अलर्ट कंडीशन में होती है, वैसे हम इसको फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट मैकेनिज्म बोलते हैं। फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट मैकेनिज्म बोलते हैं। ओवरऑल कंडीशन समझ लीजिए कि ऐसी कोई भी सिचुएशन कि जिसके अंदर में आपकी बॉडी अलर्ट मोड पे हो। फॉर एग्जांपल, आप फाइट में इन्वॉल्व हो, या आप किसी तरह का स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी बॉडी अलर्ट एंड क्विक एक्शन के मोड में होनी चाहिए, हमेशा रेडी एंड प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। या आप डरे हुए हैं, ठीक है, डरे हुए हैं इन द सेंस कि जब आपको कभी भी बस जस्ट राइट राइट एट द मूवमेंट आपको भागना पड़ सकता है, तो ऐसी किसी भी कंडीशन के अंदर में एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जनरली जब बॉडी अलर्ट मोड पे होती है तो एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रेन की तरफ लेकर जाता हूँ। हमारे ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में एक पार्ट है जिसका नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में दो एरियाज होते हैं। एक को बोलते हैं कार्डियक इनहिबिटर सेंटर, एंड दूसरा होता है कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर। ठीक। होता यह है कि जैसे ही आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, आप अलर्ट मोड पे आएंगे, आप फाइट, फ्लाइट या फ्राइट वाली कंडीशन में आएंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होगा, और ये तुरंत एक केमिकल सिक्रीट करेगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा जिसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। ये एड्रेनलिन तुरंत जाएगा आपके एसए नोड पे, और ये एसए नोड को स्टिमुलेट कर देगा। एसए नोड का इम्पल्स जनरेट करने का स्पीड जो है ये बढ़ जाएगा, और इस तरह से आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। मैं एक और बात बता दूं कि प्रोसेस कैसे होगा। आप जैसे ही अलर्ट मोड पे आएंगे, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। ये एक न्यूरो एक एक, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा जिसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जाएगा आपके एस ए नोड पे, और एस ए नोड को वो स्टिमुलेट करेगा। एस ए नोड की इम्पल्स जनरेट करने की स्पीड बढ़ जाएगी, और इसी के कारण आपका हार्ट रेट जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक। अब इसका उल्टा सिचुएशन हम ले लेते हैं, जहां मान लीजिए कि अब आपकी बॉडी जो है, अब आपका बॉडी रिलैक्स्ड स्टेट में आ गया है, तो अब यहाँ पर एक्टिवेट होगा पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर एक्टिवेट होगा पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो बिल्कुल उल्टा काम करता है। और यहाँ अब एड्रेनलिन की बजाय एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर आएगा जिसका नाम है एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन फिर से ऐसे नोट पे जाएगा
पर अब की बार वो ऐसे नोट पे जाने के बाद में उसको स्टिमुलेट करने की बजाय उसको सप्रेस कर देगा, इम्पल्स जनरेशन स्लो डाउन हो जाएगा और आपका हार्ट रेट जो है वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह आपका हार्ट जो है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि आप अलर्ट मोड में हैं या आप रिलैक्स्ड मोड में हैं, उस हिसाब से आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को ऑल्टर करता है, आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को ऑल्टर करता है एड्रेनलिन या एसिटिल कोलिन को भेजकर वो आपके हार्ट रेट को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो ये एक प्रकार का न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म हो गया और इस तरह से हमारा हार्ट रेट कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक एड्रेनलिन एंड एसिटिल कोलिन। प्लीज़ एक और बार याद रखिए, एड्रेनलिन जो है अगर ये नर्व एंडिंग से आए तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है और यही एड्रेनलिन जब एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है तो फिर ये एक प्रकार का हार्मोन है। तो एड्रेनलिन एक्ट्स एज बोथ, इट is a neurotransmitter as well as a hormone based upon the location where it is being secreted. मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक, ब्लड प्रेशर होता क्या है, एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर हम इसका लेकर चलें तो लेट अस कंसीडर कि ये आपका एक ब्लड वेसल है एंड इस ब्लड वेसल में से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ब्लड फ्लो होते समय जो प्रेशर ये आपके ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर अप्लाई करेगा उसी को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब सर ब्लड वेसल्स तो हमारे पास में तीन प्रकार की होती है, आर्टरीज भी होती है, वेन्स भी होती है एंड कैपिलरीज भी होती है। बट जब भी बात ब्लड प्रेशर मेजर करने की आएगी हम सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज पे फोकस करेंगे। बट सर ऐसा क्यों? वो इसलिए बेटे कि जब हमने 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 डेफिनेशन पढ़ा था कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। एंड इफ इट इज सो, इसका मतलब ये है कि जब भी आपका हार्ट ब्लड को पंप करेगा, जब भी आपका हार्ट ब्लड को फोर्सफुली पंप करेगा वो सबसे पहले एंटर करेगा आर्टरीज में। सो बिकॉज आर्टरीज जो है, बिकॉज आर्टरीज जो है दे रिसीव ब्लड, आर्टरीज जो है दे रिसीव ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, रिसीव ब्लड डायरेक्टली डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड डायरेक्टली हार्ट से आता है, प्रेशर से आता है और इसी कारण से ब्लड का सबसे ज़्यादा प्रेशर आर्टरीज में होता है। जबकि वेन्स में ब्लड थम थम कर, रुक रुक कर, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ता है और इस वजह से जब भी ब्लड प्रेशर आपको गिनना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्टरी से कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं अपने डेफिनेशंस को कंटिन्यू करता हूँ एंड ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन को फिर हमने बोला कि इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ओके, अब ये दो प्रकार का होता है, इसको या ये बोला जाए कि इसको दो समय गिना जाता है। एक तो जब आपका कार्डियक सिस्टोल या आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा हो, इसका मतलब जैसे ही हार्ट बीट हुआ, जैसे ही हार्ट ने ब्लड को पंप किया, तुरंत उस समय आर्टरीज में जो प्रेशर होगा उसको बोला जाता है वेंट्रिकुलर प्रेशर या फिर सिस्टोलिक प्रेशर उसको बोलते हैं। तो systolic blood pressure is the pressure exerted by blood on the walls of arteries during ventricular systole और इसकी नॉर्मल रेंज होती है 120 mm of Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है ये इसको गिनने का यूनिट है। इसी तरह एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। इसका मतलब ये वो प्रेशर है ब्लड का, वो प्रेशर जो सिस्टोल के बजाय डायस्टोल के समय, यानी जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उस समय जो प्रेशर ब्लड का आपके आर्टरीज में होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और ये नॉर्मली 80 mm ऑफ Hg होता है। जनरली जब ब्लड प्रेशर गिना जाता है तो दोनों क्वांटिटीज, दोनों वैल्यूज को गिना जाता है। हमेशा ऊपर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो सिस्टोलिक होगी और नीचे वाली वैल्यू डायस्टोलिक होगी। सिस्टोलिक क्योंकि पंपिंग के समय लिया जाता है तो ये हमेशा ज़्यादा रहेगा, डायस्टोलिक क्योंकि रिलैक्सेशन के लिए समय लिया जाता है इसलिए ये हमेशा कम रहेगा। तो जो वैल्यू लिखी जाती है वो सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक होती है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय स्टीफन हॉल्स। ठीक, अब ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एक डिवाइस को हम यूज़ करते हैं, उस डिवाइस को हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर।
द डिवाइस इज कॉल्ड एज स्फिग्मोमैनोमीटर। अब कुछ कंडीशंस पे हम बात कर लेते हैं जहां पर ब्लड प्रेशर बढ़ या कम हो सकता है। ठीक है, पहले तो हम जनरली ये आपने टर्म सुना होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया या हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो हाइपोटेंशन हो गया। पहले हम बात करते हैं इसकी कि हाइपर या हाइपोटेंशन होता क्या है। ठीक, तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड रहे, ठीक, कंटिन्यूअसली मतलब ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट्स के लिए बढ़ा एंड देन कम हो गया। ठीक है, तो फिर उसको एक हाइपर टेंशन हम जनरली लॉन्ग टर्म के लिए उसको नाम नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन एक ये बोला जाए कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और बना हुआ है ना, एक कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर बना हुआ है, तो फिर हम उसको हाइपरटेंशन जो है वो कंसिडर करते हैं। तो कंटिन्यूअस सस्टेन्ड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, बट सर कितना? तो सिस्टोलिक की वैल्यू 140 mm ऑफ Hg या उसके ऊपर जाती है तो, या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm ऑफ Hg के ऊपर चला जाए। ठीक सर, अगर दोनों एक साथ चले गए तो भी डेफिनेटली ये हाइपरटेंशन कहलाएगा। तो हाइपरटेंशन के लिए दो में से एक सिचुएशन का होना जरूरी है, या तो सिस्टोलिक की रेंज बड़ी हो या डायस्टोलिक की रेंज बड़ी हो, या फिर दोनों की रेंज जो है वो बड़ी हुई हो, तो उसको हम जनरली बोलते हैं हाइपरटेंशन। ऐसा ही हाइपोटेंशन के लिए भी है। ठीक है, कि अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूअसली सस्टेन्ड जो है, सस्टेन्ड वे में अगर डिक्रीज्ड रहे, सर कितना? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 या 100 mg के नीचे आ जाए एंड डायस्टोलिक प्रेशर 60 mg के आसपास में आ जाए, तो फिर उसको तो फिर उसको हाइपोटेंशन बोला जाएगा। या तो सिस्टोलिक 100 के नीचे हो या डायस्टोलिक 60 के नीचे हो, या दोनों भी दोनों का ही रेंज कम हो गया हो, इन दैट केस फिर उसको बोला जाता है हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी। 14 मई जो होता है हर साल का, 14 मई, इसको वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के नाम से जो है वो ये बोला जाए कि ऑब्जर्व किया जाता है। मनाया जाता वाला वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मनाई तो खुशियां जाती है, ये तो बीमारी है। तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ऑब्जर्व किया जाता है इन द सेंस के इस दिन में मतलब 14 मई को सारे ही लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। 14 मई के दिन में एक्चुअल में होता ये है कि लोगों को अलग अलग जगह पे, हॉस्पिटल्स के अंदर में और पब्लिक प्लेसेस के अंदर में हाइपरटेंशन के बारे में अवेयरनेस दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, और ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने जो है डिसाइड किया है कि 14 मई को हम हाइपरटेंशन डे मनाएंगे। ठीक, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोगों में जनरली ये होता है कि सडनली अचानक से जो है ना ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ जाता है, और ये रेंज जो है ये अराउंड 220 या 120 mm ऑफ Hg के आसपास भी चली जाती है। अगर ये ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 220 या डायस्टोलिक 120 तक पहुंच जाए तो ये बहुत ही घातक होता है। इसको जनरल टर्म्स में डॉक्टर बोलते हैं बीपी शूट हो जाना। बीपी शूट हो जाना यानी इंस्टेंटली ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और अगर ये रेंज 220 सिस्टोलिक 120 डायस्टोलिक तक पहुंच जाता है, तो ये इतना ज़्यादा है कि ये आपकी आईज की ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देगा, दैट मे कॉज ब्लाइंडनेस। ये किडनीज को डैमेज कर सकता है जिसकी वजह से नेफ्राइटिस हो जाएगा। ये इवन ब्रेन की ब्लड वेसल्स को रप्चर कर देगा जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज या पैरालिसिस जैसी चीज़ें भी हो सकती है। तो बीपी शूट होने के कारण में ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब आगे आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट जो है वो यहाँ पर हम निकालते हैं कि सर ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है वो आपने बोला कि जब ब्लड पाइपलाइन से फ्लो होता है तो ऑब्वियसली ब्लड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, बट ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड क्यों होना चाहिए? ठीक है सर, ज़्यादा हो गया तो ठीक बात समझ में आती है कि अगर बीपी बढ़ जाएगा तो ब्लड की जो वॉल्व्स हैं, है ना, उसके ऊपर में प्रेशर पड़ेगा और वॉल्व्स फट सकती है। ठीक, तो हाई बीपी तो समझ में आता है। लो बीपी में क्या दिक्कत हो जाएगा सर? लो बीपी में दिक्कत ये हो जाएगा, इस बात को समझिए कि ब्लड आपके हार्ट से निकल के पूरी बॉडी के अंदर में जाता है। अगर आपका बीपी लो हो गया ना, तो आपके सारे टिश्यूज को आपके सारे टिश्यूज को ब्लड नहीं मिल पाएगा। आपके सारे टिश्यूज को ब्लड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर प्रेशर कम रहेगा तो ब्लड उतनी दूरी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, आपके टिश्यूज तक पहुंच ही नहीं पाएगा। टिश्यूज को ब्लड नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है कि ना तो आपके टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ना ही आपके आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक, तो ये लो ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है। तो
अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो भी हमारे लिए घातक है, ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो भी हमारे लिए घातक है, एंड देयरफॉर वी हैव टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ 120 टू 80 mm ऑफ Hg। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से जनरली ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता है, बट ये जनरल है। जैसे कि दिन के कौन से समय में आप ब्लड प्रेशर गिन रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप रात में सोते समय प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं तो जनरली कम होता है। आप किस सिचुएशन में हैं, आप खड़े हैं, आप बैठे हैं, आप लेटे हैं, आपके पोस्चर के अकॉर्डिंगली भी ब्लड प्रेशर चेंज होता है, एज के अकॉर्डिंगली भी ब्लड प्रेशर चेंज होता है, जेंडर के अकॉर्डिंगली भी ब्लड प्रेशर चेंज होता है। ठीक है, इवन फीमेल्स में प्रेगनेंसी के समय में ब्लड प्रेशर चेंज होता है। डाइटरी हैबिट्स, आपने क्या खाया है क्या नहीं खाया, इन सारी चीज़ों से भी ब्लड प्रेशर जो है वो जनरली चेंज होता है। तो ये तो खैर कॉमन फैक्टर्स हैं, ये जिनकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर के अंदर में रेगुलर फ्लक्चुएशंस आते हैं। बट जो मेजर फ्लक्चुएशंस हैं जिनके कारण से आपको हाइपरटेंशन जैसी बीमारी हो सकती है, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आ जाता है वो है एज। देखिए, हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो इलास्टिक होती है, एंड इलास्टिक होने के कारण एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बड़ा अच्छा फीचर इनके पास में ये होता है कि मान लीजिए अचानक से ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसकी वॉल्यूम बढ़ गई, ब्लड की क्वांटिटी बढ़ गई। तो क्वांटिटी बढ़ने के कारण ये होगा कि आपकी ब्लड वेसल्स इलास्टिक है, और उस कारण से आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपना साइज थोड़ा सा बढ़ा लेगी, डायमीटर थोड़ा सा बढ़ा लेगी, एंड डायमीटर बढ़ाने के कारण तो उनका जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली होता ये है कि ब्लड की वॉल्यूम अगर बढ़ जाए तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, और इसको मेंटेन करने के लिए आपकी ब्लड वेसल्स एक तरीका ये ढूंढती है कि वो अपना डायामीटर जो है वो बढ़ा लेती है। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने पर भी ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, मेंटेन रहता है, क्योंकि आपके ब्लड वेसल ने डायामीटर बढ़ा दिया। ठीक, इसको और सिंपल वे में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ ना, तो देखिए, हम लोग जनरली घर में जॉगर्स पहनते हैं, पजामास पहनते हैं, तो उसका जो वेस्ट होता है उसमें इलास्टिक होता है ना। तो अगर आप थोड़ा सा वेट गेन कर लो, आप मोटे हो जाओ या थोड़े बहुत दुबले हो जाओ, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपका वेस्ट ऑटोमेटिकली जो है वो इलास्टिक जो है आपके वेस्ट के अराउंड में पैंट को एडजस्ट कर लेता है। यही इलास्टिसिटी है, और ये इलास्टिसिटी जितना आप पैंट को पहनेंगे समय के साथ में पैंट की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, उसी तरह हमारे ब्लड वेसल्स की भी इलास्टिसिटी जो है वो समय के साथ में रिड्यूस हो जाती है। एंड इन दैट केस ऐसा होगा कि जब भी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका ब्लड वेसल अपना साइज चेंज नहीं कर पाएगा, ना तो बढ़ पाएगा ना तो कम हो पाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली जनरली ये होगा कि आपका ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ये वही प्रेशर है जो पहले आपकी ब्लड वेसल फैल कर डायलेट होकर एडजस्ट कर लिया करती थी, बट अब क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है तो वो एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया है ना। तो जब जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तब तब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, तो ये जनरली होता है विद रिस्पेक्ट टू एज, दैट इज ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड इसको बोला जाता है, इस बीमारी को या इस कंडीशन को बोला जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, देखिएगा एक स्क्लेरोसिस और आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है उसके अंदर में। तो समय के साथ, एज के साथ में ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम होना, उसको हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। जनरली इसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक कारण जनरली ब्लड प्रेशर बढ़ने का होता है कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर में, मान लेते हैं ये हमारा ब्लड वेसल है, और उसके अंदर में किसी तरह का सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट होने लग गया है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर ये सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वहाँ से ब्लड का फ्लो जो है वो थोड़ा सा फोर्सफुल हो जाएगा, एंड इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर में आपके ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिपॉजिशन ज़्यादा हो जाए तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्रेशर के कारण ब्लड वेसल फट भी सकती है। ठीक, और अगर ऐसा होता है, इस कंडीशन को डिपॉजिशन ऑफ फैट्स अगर आपके ब्लड वेसल्स के अंदर में होता है, जिससे लूमेन का साइज अंदर जो जो आपके ब्लड वेसल का डायमीटर है वो छोटा हो जाएगा, तो उस कंडीशन को जो है हम नाम देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। प्लीज याद रखिएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। एंड एथेरोस्क्लेरोसिस जनरली अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग की वजह से और ज़्यादा बढ़ता है। एंड याद रखिए, अगर यही एथेरोस्क्लेरोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर यही एथेरोस्क्लेरोसिस अगर आपके कोरोनरी आर्टरीज के अंदर में हो जाए, अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस आपके कोरोनरी आर्टरीज के अंदर में हो जाए, तो ये आपके हार्ट को सप्लाई होने वाले ब्लड को ब्लॉक कर देगा,
उसकी वजह से चेस्ट पेन होगा जिसको नाम देते हैं अंजाइना पेक्टोरिस। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक पॉइंट के बाद में जो सप्लाई टू हार्ट है, ब्लड सप्लाई टू हार्ट है, वो पूरी तरह से रुक जाएगा और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है जिसको नाम दिया जाता है मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन यानी कि हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन यानी कि हार्ट अटैक। तो ये एक कंडीशन इसके अंदर में होती है। और अगर आपको पता करना है कि ब्लड वेसल्स में कहाँ कहाँ फैट का डिपॉजिशन हुआ है तो उसके लिए जो डायग्नोसिस यूज़ किया जाता है, मतलब जो टेक्निक यूज़ की जाती है ब्लड प्रेशर में ब्लॉक्स ढूंढने के लिए, सॉरी, आपके ब्लड वेसल्स में ब्लॉक्स ढूंढने के लिए, उसको आपने अक्सर करके सुना होगा। उस टेक्निक को नाम देते हैं डायग्नोस्टिक टेक्निक को नाम देते हैं डायग्नोस्टिक टेक्निक को एनजीओ एनजीओ एनजियोग्राफी बोला जाता है। एंजियोग्राफी बोला जाता है। और वंस आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली हार्ट में ब्लॉक्स कहाँ कहाँ पर है तो उस ब्लॉक को खींच के जब निकाला जाता है तो उस टेक्निक को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ब्लॉक्स को क्लियर करने वाली टेक्निक एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी एंड कहाँ पर ब्लॉक है ये पता करना है तो वो डायग्नोस्टिक मेथड को एंजियोग्राफी बोला जाता है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड वेसल इतनी ब्लॉक हो जाती है कि उसको क्लियर करना पॉसिबल नहीं होता, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एक ब्लड वेसल्स को बीच में से जो है कट करते हैं और इसको एक दूसरी जगह से, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ब्लॉक हो गया है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है और यहाँ पे बहुत मेजर ब्लॉक हो गया है, तो इन दैट केस वो क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स को यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, एंड देन इस वाले पार्ट को ऐसे जोड़ के इस वाले पार्ट को बाईपास कर देते हैं और इसी को जनरली बाईपास सर्जरी बोला जाता है। ठीक, ओपन हार्ट सर्जरी इसको बोला जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ये करने के लिए आपको चेस्ट ओपन करना पड़ेगा, जबकि एंजियोप्लास्टी के लिए ये नहीं करना पड़ता। खैर, आगे बढ़ जाते हैं एंड कुछ और फैक्टर्स पे बात करते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंसिस्टेंटली बढ़ा सकते हैं यानी कि हाइपरटेंशन कॉज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो पार्ट है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी, यानी आपके ब्लड का डेंसिटी कितना है, आपका ब्लड कितना गाढ़ा है। एंड बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ब्लड जितना गाढ़ा होता जाएगा ब्लड का प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक, एंड इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए, अगर हम पानी में शक्कर को घोलते हैं, शुगर को घोलते हैं, तो जो एक सिरप बनता है जिसको हम चाशनी बोलते हैं ना, तो वैसा ही, और वो जो सिरप है, वो जो चाशनी है, वो बहुत गाढ़ी होती है एज कम्पेयर टू वाटर अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो जनरली उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, एंड ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से आपके ब्लड का विस्कोसिटी जो है वो भी बढ़ जाता है और ऐसा ब्लड फ्लो होने में दिक्कत देता है। और इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में एक कॉमन चीज़ है कि ब्लड का प्रेशर जो है वो जनरली बढ़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड का वॉल्यूम। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके ब्लड से 100 ml, आपके ब्लड वेसल में से 100 ml ब्लड अगर फ्लो हो रहा है तो उसका प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू अगर उतनी ही डायमीटर के उसी साइज के ब्लड वेसल से अगर 200 ml ब्लड फ्लो होगा तो, है ना। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ता जाता है। तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ब्लड का वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड का प्रेशर। इसी तरह विस्कोसिटी के बारे में भी हम ये लिख सकते हैं कि विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड का प्रेशर। विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा, विस्कोसिटी घटेगी, प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगी, प्रेशर घटेगा। ठीक, अब नेक्स्ट एक पॉइंट है जो आपको समझाते हैं, वो है वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न का मतलब ये होता है
कि आपने हमने ये पढ़ा है कि हमारे ब्लड के हमारे हार्ट के अंदर में टोटल 4 चैम्बर्स होती है, ठीक है, जिसमें से ऊपर वाले को हम एट्रिया बोलते हैं, ठीक। राइट एट्रिया आपको मालूम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से जमा करता है। तो कितना ब्लड, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड राइट एट्रिया में जमा हो रहा है, उसी को बोलते हैं वेनस रिटर्न। क्योंकि देखिए, जितना ब्लड आपके राइट एट्रिया में जमा होगा, फाइनली उतना ही राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उतना ही आपके लंग्स में जाएगा, ठीक। एंड उतना ही लंग्स से वापस आपके लेफ्ट एट्रिया में आएगा, एंड लेफ्ट एट्रिया से जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आपके राइट एट्रिया में 100 ml ब्लड अगर जमा हो रहा है, तो फाइनली ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में 100 ml ही निकलेगा, ठीक। तो वेनस रिटर्न डिसाइड करता है कि आपके हार्ट से ब्लड कितना निकलेगा, ठीक है। अगर ऑब्वियसली वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ेगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आ जाती है, वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक कार्डियक सिस्टोल में, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो आपके वेंट्रिकल से निकल रहा है ना। तो हमने इसको बोला द अमाउंट ऑफ ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक स्ट्रोक, ठीक है। एक स्ट्रोक में, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना ब्लड बाहर आया, उसको बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अब याद रखिएगा, कितना ब्लड बाहर आया यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, ये डिपेंड करेगा कि कितना ब्लड एक्चुअल में जमा हुआ था, यानी कि वेनस रिटर्न के ऊपर में। तो बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ये बात समझिए। वेनस रिटर्न यानी कि राइट एट्रियम में कितना ब्लड जमा हुआ, ये डिसाइड करेगा कि पर स्ट्रोक कितना ब्लड निकलेगा, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम डिसाइड करेगा। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम डिसाइड करेगा कि कार्डियक आउटपुट कितना होगा। अब ये एक नई चीज आ गई, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है बेटे कि पर मिनट कितना ब्लड निकल रहा है ना। अब देखिए, वेनस रिटर्न, सॉरी, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये बताता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट इन 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 सिंगल स्ट्रोक, एक स्ट्रोक के अंदर में, जब आपका हार्ट एक बार बीट करता है तो कितना ब्लड निकलता है, ओके। अब कार्डियक आउटपुट ये पूछता है कि आपका हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है। सो द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर मिनट, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर मिनट, उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से उसको समझा पाऊँ। ये भसड़ जो मचा रखी है उसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। देखिए, बात समझिए। स्ट्रोक वॉल्यूम डिसाइड करेगा, सॉरी, वेनस रिटर्न डिसाइड करेगा कि कितना ब्लड आया, और ये डिसाइड करेगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, यानी कि ब्लड ब्लड पम्प्ड ब्लड पम्प्ड इन वन बीट, एक बीट में कितना ब्लड पंप हुआ, यह है स्ट्रोक वॉल्यूम, ओके। कार्डियक आउटपुट बताता है कि कितना ब्लड पंप हुआ पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितना ब्लड पंप हुआ। अब एक मिनट में कितना ब्लड पंप हुआ, उसके लिए आपको ये मालूम करना पड़ेगा ना कि एक मिनट में साइकिल्स कितनी हुई, यानी कि बीट्स कितनी हुई, ठीक है। एंड बीट्स पर मिनट को ही तो हम आम भाषा में बोलते हैं हार्ट रेट। तो आप क्या कीजिए, हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए स्ट्रोक वॉल्यूम से, कि भाई 70 टाइम्स हार्ट बीट हुआ, एंड एवरी टाइम जब हार्ट बीट हुआ तो 70 ml ब्लड निकला था। तो 70 × 70 कर दीजिए, जो भी निकलेगा mls के अंदर में वो रहेगा आपका कार्डियक आउटपुट, ठीक। अब मैं इनका सीक्वेंस आपको बता देता हूँ। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सॉरी, अगर वीनस रिटर्न बढ़ेगा, मान लीजिए 70 ml ब्लड आया है, तो ऑब्वियसली स्ट्रोक वॉल्यूम भी रहेगा, 70 ml ही ब्लड निकलेगा हार्ट से, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट आप निकालेंगे तो इसके लिए आपको हार्ट रेट डालना पड़ेगा। मान लीजिए हार्ट रेट जो है वो 75 का है, एक मिनट में 75 टाइम्स आपका हार्ट बीट कर रहा है, तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि 70 को मल्टीप्लाई करेंगे हार्ट रेट, यानी कि 75 से जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो रहेगा आपका कार्डियक आउटपुट, ठीक। अब ऑब्वियसली चलिए इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 80 है, ठीक, एंड हार्ट रेट जो है आपका वो एज यूजुअल 75 है, तो कार्डियक आउटपुट अलग होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। बट स्ट्रोक वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वेनस रिटर्न पे।
तो जो सीक्वेंस रहता है वो बड़ा ही सिंपल सा है कि वेनस रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। ठीक, जहाँ पे एक बारी में हार्ट 70 ml ब्लड पंप कर रहा है ना। अगर ये 70 की जगह 80 ml ब्लड पंप करने लगे तो ऑब्वियसली आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। तो कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड का प्रेशर। ठीक, सो आई होप कि आपको ये सीक्वेंसेस जो है वो समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा कुछ हार्मोनल कंडीशंस हैं जिनके अंदर जनरली ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं। ठीक, वो हार्मोनल डिजीजेस मैं आपको बता देता हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म जनरली ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक, हाइपरथायरॉयडिज्म सॉरी, हाइपरथायरॉयडिज्म में बीपी बढ़ता है, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में जनरली ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये बीपी को चेंज करता है, जनरली इस केस में बीपी बढ़ता है। ठीक, एंड रीज़न उसका ये है क्योंकि ये डायूरेसिस रोकेगा। डायूरेसिस रोकेगा तो जो पानी पहले यूरिन में जा रहा था वो जाएगा नहीं। जाएगा नहीं तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड एज यूजुअल आपको पता है कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ेगा। इसी तरह एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम हो जाए तो यूरिन बढ़ जाएगा। यूरिन बढ़ जाएगा तो आपके ब्लड का वॉल्यूम घट गया। ब्लड का वॉल्यूम घट गया तो ब्लड का प्रेशर भी घट गया। अब एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर मैं बता देता हूँ, शायद आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या किसी पर्सन को हाइपरटेंशन होता है तो डॉक्टर जनरली बोलते हैं कि आपको खाने में नमक कम रखना है। अब नमक का खाने से क्या लेना देना होता है तो वो एक बात समझ लीजिए। ठीक है, ये जनरली रिलेट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से भी। ठीक, तो फिलहाल के लिए आप ये बात समझिए कि नमक ज़्यादा होगा, नमक ज़्यादा होगा तो नमक खींच के लाता है पानी को, एंड ऑब्वियसली पानी आएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात, नमक के कारण ब्लड में पानी की संख्या बढ़ती है। नमक के कारण ब्लड में पानी की संख्या बढ़ती है, क्यों वो मैं आगे समझा दूंगा। ठीक है, तो ब्लड में पानी की संख्या बढ़ने के कारण ब्लड का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा। वैसे भी हम ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, हमने बोला ब्लड के अंदर में 55% तो प्लाज्मा है, एंड प्लाज्मा का 90% तो पानी है। तो ऑब्वियसली पानी बढ़ेगा तो प्लाज्मा बढ़ेगा, प्लाज्मा बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट अब हम इसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, एक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये सिस्टम बड़ा ही सिंपल सा है, बट इसके पार्ट्स कुछ ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, होता ये है कि जब भी हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ठीक, एंड बीपी कम होने का एक कारण जैसा अभी अभी आपको बोला वो होगा ब्लड का वॉल्यूम। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके ब्लड का वॉल्यूम घट गया, ब्लड का वॉल्यूम घट गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात। ब्लड का प्रेशर घट गया। सर क्यों घट गया? क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम घट गया। ठीक है, अब जैसे ही ये हुआ तो तुरंत आपकी किडनी उसको सेंस करती है, और किडनी एक हार्मोन भेजती है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन क्या करता है कि आपके लीवर से आने वाले एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। फिर इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, एक एंजाइम जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये आता है लंग्स से। फाइनली एंजियोटेंसिन 2 दो काम करता है, ये जाता है आपके ब्लड वेसल्स पे, और क्योंकि अभी आपके ब्लड की वॉल्यूम बड़ी नहीं है बट प्रेशर तो बढ़ाना है, अदरवाइज ब्लड जो भी बचा कुचा है वो बॉडी के पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप ये देखिएगा कि ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, आपके आर्टरीज के डायमीटर को छोटा कर देता है, और जैसे ही डायमीटर छोटा हो गया ब्लड का प्रेशर अपने आप बढ़ गया। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे हम पानी, अगर आप मान लीजिए आप गाड़ी धो रहे हैं और आप पानी गाड़ी के ऊपर में स्प्रे कर रहे हैं, तो है ना, तो हम पाइप का एंड जो है उसको प्रेस कर देते हैं और फ्लो अपने आप जो है पानी का वहां से बढ़ जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है, बट इसमें मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आपने उतने ही ब्लड के अंदर में प्रेशर बढ़ा दिया, है ना, जबकि मेन प्रॉब्लम था ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाना। तो ये एंजियोटेंसिन 2 फिर एक और काम करता है, ये जाता है आपके एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जो आपके किडनी के ऊपर होते हैं, एंड एड्रिनल ग्लैंड में जाकर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है अल्डोस्टेरॉन, ये उसको रिलीज करवाता है। अल्डोस्टेरॉन तुरंत आपकी किडनी के ऊपर में आता है, एंड किडनी में आके ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को बढ़ा देता है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ पानी का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। पानी आएगा
तो आपका ब्लड का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। इस तरह ये रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में।